रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुचिका रसोई में सुबह का नाश्ता बना रही थी। तभी हॉल में पालने में लेटे उसके 7 महीने के बेटे रुद्र के रोने की आवाज उसके कानों में आती है और वो अपने पति सोहन को आवाज लगाकर बुलाते हुए कहती है, सोहन सोहन उठ जाओ, देखो रुद्र रो रहा है, चुप करवा दो उसे, मैं नाश्ता बना रही हूँ। रुचिका के इतने आवाज देने पर भी सोहन के कानों में जू तक नहीं रेंगती, जिससे गुस्से में आई रुचिका बाहर आती है और पालने में लेटे अपने बेटे को दूध की बोतल देकर खुद अपने पति के पास उसके कमरे में जाती है और बेड के पास लगी टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाकर उसका पानी सोहन के मुंह पर फेंक देती है। बाढ़ आ गई, बचाओ। यहाँ भी तुम्हें कोई बचाने वाला चाहिए, खुद से खुद को बचाने की भी सोच नहीं सकता ये आदमी। तुम पागल हो क्या? ये कैसा मजाक है? सुबह सुबह कोई अपने सोते हुए पति को पानी फेंककर जगाता है क्या? मेरा बस चले तो तुम्हें उठाकर नाले में फेंक दूं। अरे शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? रुद्र बाहर रोए जा रहा है, लेकिन तुमसे बिस्तर ही नहीं छोड़ा जा रहा। अरे ऑफिस का समय कब का निकल चुका है। ऐसे ही हालात रहे ना सच में तुम्हारे, तो ऑफिस वाले ना तुम्हें घर में बैठा देंगे। हाँ तो क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम काम कर लूंगा। जिस इंसान से ऑफिस में काम नहीं होता वो घर में काम करेगा? हद है, चुपचाप ना उठकर खड़े हो जाओ, वरना आज तुम्हारे आलस की ऐसी तैसी कर देनी है मैंने। इतना बोलकर रुचिका वापस रसोई में जाती है, लेकिन सोहन एक ढीठ किस्म का आलसी था। रुचिका के इतने भाषण का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से सो गया और बेचारी रुचिका को सारे घर का काम करने के साथ साथ रुद्र को भी अकेले संभालना पड़ा। ऐसे ही लगभग रोज होने लगा था। सोहन हफ्ते के 4 दिन तो अपने आलस के चलते घर पर रहता था, जिसके चलते एक दिन वो उतरे हुए मुंह के साथ ऑफिस से घर आता है। ये देखकर रुचिका कहती है, ऐसे मुंह लटका के क्यों आ रहे हो? अब अपना ही मुंह का भार संभालने में भी आलस आ रहा है क्या तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, वो मेरे बॉस ने आज मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। थोड़ा सा? अरे क्यों, ये तो होना ही था। और दिखाओ आलस, आपके अंदर तो शर्म है नहीं। विभूति नारायण को अपना गुरु मानते थे क्या, जो इतना आलस आता है आपको कोई काम करने में? लेकिन वो आपका गुरु कैसे हो सकता है? कम से कम वो अनीता के डर से घर के काम तो करता ही था। देखो अब तुम ज्यादा बोल रही हो। अभी मैंने बोलना शुरू ही कहाँ किया है। अरे तुम्हारे जैसे निकम्मे आलसी के पल्ले पड़ के मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है। रुचिका अपने पति को सुना ही रही थी कि तभी दरवाजे पर गांव से लौटी उसकी सास सुमन अपनी बहू को अपने बेटे की बुराई करते देखकर कहती है, बस बहू, कितना बोलेगी? अरे मैं गांव क्या चली गई, तूने मेरे बेटे को अपना नौकर समझ लिया क्या? माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। अरे आप आओ और सुनो अपने बेटे के किस्से, फिर मेरे साथ साथ आप भी उन्हें सुनाएंगी। आपके जाने के बाद ये इतने आलसी और निकम्मे हो गए हैं ना कि क्या ही बताऊं। बहू, घर का मर्द चाहे कुछ ना करे, लेकिन पत्नी को उसकी इज्जत करनी चाहिए। अरे हमारे जमाने में घर के मर्द के आगे सर नहीं उठाती थी औरतें, और तू मेरे बेटे को ऐसे सुना रही है जैसे वो तेरा गुलाम हो। हाँ देखो ना माँ, मेरी नौकरी गई तो ये मुझे आलसी कहकर सुनाने लगी। बताओ, एक नौकरी गई है, दूसरी मिल जाएगी क्यों माँ? अच्छा माँ अब बैठो, बताओ क्या हुआ गाँव में? सोहन अपनी माँ के साये में रुचिका के तानों से बच निकलता है और रुचिका भी बेचारी अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती। अब गुजरते दिनों के साथ घर पर रहकर सोहन का आलस और बढ़ता जा रहा था। अपनी माँ की आड़ में वो बिना कोई काम किए आराम फरमाते हुए रुचिका पर हुक्म चलाया करता। ऐसे ही एक दिन सुबह से बिस्तर पर पड़ा सोहन कपड़े धोती रुचिका को कमरे से ही आवाज लगाते हुए कहता है, रुचिका जरा मुझे एक कप चाय दे दो बना के, मैं कुछ काम कर रहा हूँ लैपटॉप पर। मैं भी कोई काम ही कर रही हूँ, आकर खुद बना लो और ले जाओ। रुचिका की बात सुनकर सुमन उसके पास आती है और उससे बोलती है, बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है अपने पति को किसी चीज के लिए मना मत किया कर, फिर भी तू नहीं सुनती। तो माँ जी, मैं भी काम ही कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से रुद्र सोया है, इसलिए अभी कपड़े निपटा रही हूँ, और वो कोई काम कर नहीं रहे हैं तो अपने लिए तो चाय बना ही सकते हैं ना। सुना नहीं तूने उसने क्या कहा? वो लैपटॉप में काम कर रहा है, जा जाकर पहले उसे चाय बना कर दे।
अपने पति के आलस को अपनी सास को बढ़ावा देते हुए देखकर रुचिका को गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी एक बहू होने के नाते अपनी सास को उल्टा जवाब देने के बजाय कपड़ों को बीच में छोड़कर उठती है और चाय बनाकर कमरे में सोहन को देने जाती है, जहां वो देखती है कि सोहन काम नहीं कर रहा बल्कि बिस्तर पर पड़े पड़े लैपटॉप पर वेब सीरीज देख रहा है। ये देखकर रुचिका गुस्से में उसके हाथों में चाय पकड़ाते हुए कहती है, सच में सोहन, तुमने अपने आलसपने की हद मचा रखी है। एक हफ्ते से घर में बैठे हो, न काम ढूंढने जा रहे हो, न घर में किसी काम में हाथ बटा रहे हो। ये सब छोड़ो, अपने खुद के बेटे को तुमसे संभाला नहीं जाता। तुमने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। यार मैं ढूंढ रहा हूँ जॉब, और तुम्हें पैसों की कमी है क्या? बहुत पैसा है घर में। तुम्हारे पापा ने घर में मेहनत की थी, तभी घर में भी बिना नौकरी के बैठकर खा रहे हो। लेकिन करोड़ों की जायदाद नहीं है यहाँ, जो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए कह रही हूँ, ये आलस छोड़कर कुछ काम कर लो, वरना बाद में पछताते रहना। रुचिका इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और जब दोबारा कपड़े धोने बैठती है तो रुद्र उठ जाता है, जिसके कारण उसका काम आधे में ही छूट जाता है। पूरा दिन अपने बच्चों को संभालते हुए रुचिका घर का काम करती है। सुमन अपने पूजा पाठ में बिजी रहने के कारण अपने पोते तक को नहीं संभालती थी और सोहन ने तो आलस के कारण जैसे अपने बेटे को भुला ही दिया था। ऐसे ही लगभग घर बैठे सोहन को 1 महीना गुजर जाता है और जब घर में खर्चे के पैसे खत्म हो जाते हैं तो रुचिका सोहन से कहती है, अब पैसे खत्म हो गए हैं तो कृपया करके कुछ काम देख लो। रुद्र के कितने खर्चे हैं, घर में भी तो सामान चाहिए। अरे तो कुछ गहने बेच दो, जब बिना काम किए कुछ दिन काम चल सकता है तो ऐश करो ना, बाद में ढूंढ लूंगा कोई नौकरी। सोहन का ये जवाब सुनकर रुचिका कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है और हॉल में बैठकर रुद्र को खिलाने लगती है। तभी सुमन अपनी खाली दवाई की शीशी लेकर उसके पास आकर कहती है, बहू जरा मेरी दवाई मंगवा दे। माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अपने बेटे से बोल दो। मैं तो कमाने जाती नहीं हूँ, जो पैसा आएगा। लगता है बहू का मूड खराब है। अच्छा चल कोई नहीं, बाद में ले आएंगे, अभी 1 कप चाय पिला दे। माँ जी, घर में दूध नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैं उससे रुद्र के लिए दूध ले आई और उसके डायपर ले आई। अब अपने बेटे का ख्याल तो मैं करूँगी ही ना। रुचिका के इस जवाब से सुमन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे के पास जाती है, जो आराम से अपने कमरे में पड़ा हुआ था। उसके ऐसे हालत को देखकर सुमन उससे कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन उस दिन से रुचिका ने घर का कोई काम नहीं किया था। सोहन को जब भूख लगती है तो वो रुचिका से खाने का पूछता है, जिस पर रुचिका उसे जवाब देते हुए कहती है, खाना नहीं बना क्योंकि राशन नहीं है। मैंने अपने रुद्र को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध मंगवाया था, बाकी बचे दूध की मैं चाय बनाकर पी गई, तो मुझे भूख नहीं है। ये सही है, अपना पेट भर लिया, मेरा और मेरी माँ का क्या? मैं अपना और अपने बच्चे का सोचूंगी, ठीक है? मेरे पास बहुत से गहने हैं जो सिर्फ मेरे हैं, इसलिए उनको बेचकर जितने दिन अपने और अपने बेटे का पेट भर पाई, ठीक है। उसके बाद इसके साथ अपने मायके चली जाऊंगी और इसको अपनी माँ के पास छोड़कर खुद अपने लिए और इसके लिए कमाने भी लगूंगी। और हमारा क्या होगा? आप लोग भी घर का सामान बेचकर गुजारा करो। अब बिना काम के चल सकता है तो काम करने की क्या जरूरत। सोहन के आलस से परेशान रुचिका उसकी जैसी ही बन जाती है। बस काम ना करने के रास्ते निकालकर आराम किया करती है और अपने बच्चे को संभालती है, जिसके कारण कुछ ही समय में सुमन को ये एहसास हो जाता है कि उसने अपने बेटे के आलस को बढ़ावा देकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि आज उसकी बहू अपने आलसी पति से परेशान होकर खुद भी उसके जैसी बन गई थी। तो वहीं सोहन को अपने आलस के चक्कर में अपने घर को बर्बाद होते देखकर समझ आता है कि जिंदगी जीने के लिए आलस छोड़कर काम करना जरूरी है। खुशबू एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन उसे बचपन से ही एक बुरी आदत थी। वो खाने में कुछ भी खाती तो उसके पेट में एसिडिटी बन जाती, जिसकी वजह से वो बदबूदार पाद मार देती थी। वो अक्सर ही लोगों के बीच में ऐसा किया करती, साथ ही इसका इल्जाम किसी और के सर पर डाल दिया करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो अजय नाम के एक लड़के के साथ डेट पर जाती है।
वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी खुशबू एक बदबूदार पाद मारती है। हाय हाय, कौन है ये? क्या हुआ अजय? अरे यार, किसी ने इतनी गंदी बास मार दी, सारा मूड खराब कर दिया। छी, तुम्हें नहीं आ रही क्या बदबू? नहीं तो, मुझे तो नहीं आ रही। वो लोग दोबारा बात करने लगते हैं कि तभी अचानक खुशबू जोरदार आवाज के साथ एक और पाद छोड़ देती है। आसपास के सभी लोग और अजय उसे देखने लगते हैं। खुशबू शर्मिंदा हो जाती है और अजय उससे कहता है, अच्छा तो ये सब तुम कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले भी तुमने ही पाद मारा था ना? सच सच बताओ, कसम खा के बताओ। वो अजय मेरी बात तो सुन लो। क्या है? क्या सुनूं? इतना जो सुंघा दिया है मुझे, बेहोश हो गया हूँ मैं। अजय उठकर वहाँ से जाने लगता है। खुशबू उसे रोकते हुए पूछती है, अरे अजय क्या हुआ? रुको तो सही, मेरी बात तो सुन लो, कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ मैं, और वैसे भी कुछ देर यहाँ रुका ना मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। अजय वहाँ से चला जाता है। खुशबू को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई अपने घर आ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। खुशबू के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके माता पिता उसकी शादी कराने का फैसला करते हैं और उसके लिए कमल नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। और कुछ ही दिनों बाद कमल अपनी माँ सुजाता के साथ उसे देखने उसके घर आता है। खुशबू की माँ कविता पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क देती है ताकि अगर खुशबू गलती से भी पाद मारे तो किसी को भी बदबू न आए। उसके पिता संजीव लड़के वालों का स्वागत करते हैं। नमस्कार बहन जी, आइए आइए बैठिए। अरे बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बहन जी, वैसे आपका घर बहुत महक रहा है, क्या बात है? जी हाँ, वो दरअसल हमारी बेटी खुशबू का कमाल है। तो आप बुला भी लीजिए अपनी बेटी को, जरा हम भी तो देखें। जी जरूर। अरे बेटी खुशबू, अरे जरा चाय तो पिलाओ। खुशबू ट्रे में चाय लिए आती है और उसे देखकर कमल के दिल में तितलियां उड़ने लगती है। सुजाता उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह वाह बहन जी, जैसा कहा था बिल्कुल वैसा पाया। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, आप बस शादी करवा दीजिए। तभी खुशबू को एक तेज आवाज के साथ बदबूदार पाद आता है, पर किसी को भी रूम फ्रेशनर होने के कारण बदबू नहीं आती। लेकिन उसकी आवाज के कारण सुजाता कहती है, अरे बहन जी, ये आवाज कैसी थी? वो क्या है कि हमारी ये जो कुर्सियाँ है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई हैं, इसीलिए इनमें से आवाज आती है। मुझे लगा शायद किसी ने पाद मार दिया। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे घर में और कोई पाद मारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुजाता उनसे कुछ नहीं कहती और रिश्ते की बात पक्की कर देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद खुशबू अपने ससुराल चली जाती है और उसके पादने की दिक्कत के कारण पूरे घर में बदबू हो जाती है, जिसके चलते उसकी सास काफी ज्यादा परेशान होती है। और ऐसे ही एक दिन उसकी सास पूछती है, बेटा, मुझे ना समझ नहीं आ रही, ये सारे घर में बदबू से क्यों फैल रही है इतनी? वो माँ जी, बात ये है ना कि जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मैंने देखा कि घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, तो मैंने जल्दी से ना चूहे मारने की दवाई रख दी जगह जगह। अब वो चूहे दवाई खाकर मर रहे हैं, तो इसीलिए बस बदबू सी फैल रही है सारे घर में गंदी। आए हाय, नास पीटे चूहे, इनकी वजह से मेरा पूरा घर कचरा बन गया है। माँ जी, आप एक काम कीजिए ना, मार्केट से जाकर एयर फ्रेशनर ले आइए और उसे पूरे घर में लगा दीजिए, ताकि ये गंदी सी बदबू है ना बंद हो जाए। हाँ बहू, तो सही कह रही है। मैं आज ही बाजार से जाकर ना एयर फ्रेशनर लाती हूँ, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगी इस बदबू में। सुजाता उसी वक्त
बाजार से एयर फ्रेशनर लाकर उसे पूरे घर में स्प्रे कर देती है, जिससे काफी हद तक घर के अंदर बदबू खत्म हो जाती है। पर खुशबू की पाद मारने की दिक्कत खत्म ही नहीं होती, जिसके चलते उसकी सास पूरा दिन अपने घर में एयर फ्रेशनर रखा करती, ताकि अगर कहीं से भी बदबू आए तो वो तुरंत उसे खत्म कर सके। ऐसे ही एक दिन खुशबू किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सुजाता कुछ सामान लेने आ जाती है। अरे बहू, तूने वो नमकीन का पैकेट देखा क्या? हाँ माँ जी, वो नीचे रखा है। हाय हाय मेरी कमर, बेटा जरा तू ही निकाल दे। जी माँ जी। खुशबू जैसे ही नमकीन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसका तेज आवाज के साथ बदबूदार पाद निकल जाता है। उसकी सास को पता चल जाता है कि इतने दिनों से जिस बदबू को वो चूहे मरने के कारण झेल रही थी, वो असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू ही फैला रही थी। वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बहू से कहती है, छी छी छी, तू है वो जो पूरा घर में खा रही है और नाम चूहों का लगा रही है। आए छी। वो माँ जी, मैं वो छी छी, क्या ये वो लगा रखा है तूने? मैं सब समझ गई। अरे तेरा नाम खुशबू है और घातक बदबू फैला रही है मेरे घर में। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो तुझ जैसे पद्दू पहलवान को अपनी बहू बना लिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरी इस बीमारी के चलते मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए मेरे घर वालों ने ये बात छुपाई ताकि मेरी शादी हो सके। अरे छिच्ची, तेरे माँ बाप ने तो शादी करवा दी, लेकिन भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना। जहाँ जाती है खुशबू फैला देती है अपनी। शर्म मरम है कोई? पब्लिक प्लेस में ऐसा करेगी तो कोई क्या कहेगा? मेरे खानदान को ना तू मुंह दिखाने लायक न छोड़ेगी। खुशबू रोती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब कमल घर आता है, तब उसकी माँ उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो चकित रह जाता है और कमरे में खुशबू से बात करने के लिए जाता है, जहाँ वो पहले से ही रो रही होती है। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ खुशबू? तुमने अपनी पाद मारने की दिक्कत को हमसे छुपा कर रखा। अरे भाई, आखिर क्यों? मुझे माफ कर दीजिए कमल जी, मैंने आपसे भी ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर आप सबको इस बारे में पता चल गया तो आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे कोई बात नहीं खुशबू, जो हो गया सो हो गया। तुम मेरी जीवन साथी हो खुशबू, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ तक तुम्हारे बदबू फैलाने की बात, तो वो भी हम हल कर लेंगे। वो क्या है ना, हम पूरे घर में एयर फ्रेशनर लगवा लेंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कमल अपनी बीवी को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देते हैं और साथ ही साथ बाहर का खाना, मिर्च मसाले, सोडा आदि चीजों का सेवन करने के लिए सख्त मना कर देते हैं। थोड़े ही दिनों में उसकी ये पाद मारने की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति कमल और सास सुजाता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पाद मारने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से पटाखे फोड़ती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।